Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम, उन्होंने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इतना ही नहीं, हम ये भी देखेंगे इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या चेंजेस आए, और लास्ट में आपको इस ट्रिक का इंतजार करना पड़ेगा। एक जबरदस्त ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, ठीक है। आपको पता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स याद नहीं रहते, लेकिन ये आपको हमेशा के लिए याद रहने वाले हैं। गोपी और कृष्णा की एक ब्यूटीफुल ट्रिक से आपको ये हमेशा के लिए ड्राफ्टिंग मेंबर्स याद रहेंगे। और लास्ट में थोड़ा सा हम कमिटीज के बारे में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये आज खत्म हो जाएगा। ये लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज खत्म हो जाएगा। कल हम इसके एमसीक्यूज आपको मैं समझाऊंगा, 40-50 एमसीक्यूज, जिसकी वजह से आप एग्जाम में अच्छी तरह आंसर कर पाओगे। ओके, अब देख लीजिए सर, सबसे पहले आपने कल देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया। ओके, बनाया गया। अब आज हम सीखेंगे कैसे वो काम करेगी। कोई भी असेंबली जब बनती है ना, सबसे पहले मीटिंग होती है। तो मीटिंग इन्होंने पहली कब की, डेट इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर ये देखो ना, 2 दिन बाद और मीटिंग एक करते हैं, 2 दिन बाद और एक मीटिंग करते हैं, 2-2 दिन बाद मीटिंग करते रहते हैं। ऐसा नहीं हमेशा के लिए भाई, ये 3 मीटिंग्स में 2-2 दिन बाद मीटिंग। ओके, अब मीटिंग और सेशन में क्या फर्क है? आपने कभी सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 11 सेशंस थे टोटल में। भाई मीटिंग तो बहुत सारी थी, मीटिंग तो बहुत थी, लेकिन सेशन और मीटिंग में फर्क है। जैसे ये डेट जो है ना, 9 दिसंबर, ये है पहली मीटिंग। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पहला सेशन था। इसी तरह दूसरा सेशन, मतलब ये तीनों पहले सेशन में आते हैं। 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक पहला सेशन था। इसी तरह दूसरा सेशन 20 से 25 जनवरी तक 1947। इसी तरह लास्ट वाला सेशन 11th सेशन 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक 1949 का डेट। मकसद की बात, मीटिंग अलग है, सेशन अलग है। टोटल कितने सेशन थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? सर 11। ओके, बात करेंगे हम आगे भी। जो ये पहली मीटिंग है उस पे 211 मेंबर्स आ गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सर 389 मेंबर्स तो कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से थे, लेकिन फिर 211 ही क्यों आए? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बाइकॉट किया, वो मीटिंग में नहीं आए, जिसकी वजह से ओनली 211 मेंबर फर्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट थे, जिन्होंने एक टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट चुना। अब इन्होंने मीटिंग पे प्रेसिडेंट तो चुनना है, इन्होंने टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट चुना। इन्होंने बोला सबसे ओल्डेस्ट हम में कौन है? एस सिन्हा, सचिदानंद सिन्हा। ये जो एस सिन्हा है, इसी को प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन टेम्पोरेरी। ये एक्चुअली इन्होंने फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो की। फ्रांस में सबसे ओल्डेस्ट बंदे को बनाया जाता था प्रेसिडेंट मीटिंग के लिए, तो इन्होंने वही फॉलो किया। चलो भाई, ओल्डेस्ट बनेगा। अब जो 2 दिन बाद ही मीटिंग हुई, बेचारा एस सिन्हा 2 दिनों का प्रेसिडेंट रहा है। 2 दिन बाद ही एस सिन्हा को रिमूव करके परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। और टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट कौन? एस सिन्हा। परमानेंट प्रेसिडेंट कौन? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो याद रखना, 2 वाइस प्रेसिडेंट्स थे। कौन कौन? मुखर्जी और कृष्णमाचार्य और मुखर्जी। ओके, अब ये जो थर्ड मीटिंग हुई, 2 दिन बाद ही हो रही है थर्ड मीटिंग, ये 11th वाली सेकंड मीटिंग थी। ये जो थर्ड मीटिंग है 13 दिसंबर 1946 को,
जवाहरलाल नेहरू ने बोला, भाई हम आते हैं, मीटिंग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोचते हैं, लेकिन हमें तो कुछ दिमाग में रखना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिमाग में रखने हैं व्हाइल मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो जवाहरलाल नेहरू ने इस डेट पे, थर्ड मीटिंग पे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के सामने और बोला, इसको देख देख के हमको बनाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में पढ़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, और उन्होंने इसको अडॉप्ट किया मतलब हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने जो मूव किया था उसको माना इन्होंने। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को माना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हाँ भाई इसी को देख देख के बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को देख देख के कॉन्स्टिट्यूशन बना। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, याद रखना आप इस बात को, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? दो चीजें आती हैं बच्चों के दिमाग में। सर कॉन्स्टिट्यूशन बना है 26 नवंबर 1949 को। कभी कभी आता है ये दिमाग में, सर कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950। फर्क है, फर्क समझाऊंगा, पहले यहां पे ये समझाना चाहता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को देख देख के कॉन्स्टिट्यूशन तो बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, याद रखना, बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनको याद आया, अरे हमने जिस चीज पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको देख देख के हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसको भी तो डालना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। याद रखना, ये उनको लास्ट में याद आया। तो इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही कॉन्स्टिट्यूशन के पहले ही पेज पे डाला, लेकिन मॉडिफाई करके, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने पहले ही पेज पे डाला कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन लास्ट में इनको यह याद आया, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद लास्ट में इन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डाला कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको आप बोलते हो preamble, introduction of the constitution, preface of the constitution, summary of the constitution, horoscope of the constitution, identity card of the constitution। अरे बहुत सारी चीजें हैं, की यार्ड of the constitution, joystick of the constitution, बहुत चीजें हैं। अब देखो, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को डायरेक्ट क्यों नहीं डाला? क्यों नाम दिया अलग से preamble? दो रीजंस हैं। एक तो यूएसए में जब कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, वहां पे भी प्रेम्बल है। इनने बोला चलो हम यूएसए को प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, यूएसए का, कि हम भी प्रेम्बल लाएंगे। प्रेम्बल याद रखना, प्रेम्बल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से लाया गया है, यूएसए से। प्रेम्बल का कंटेंट, प्रेम्बल में क्या क्या चीजें होंगी, वो अमेरिका से नहीं लाए गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जैसी चीजें हैं, मॉडिफाइड फॉर्म है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। समझ आया ना? देखो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, प्रेम्बल कहां से आया? सर हाँ, प्रेम्बल तो कॉन्स्टिट्यूशन में है सर, आइडेंटिटी कार्ड और प्रीफेस, समरी दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सर ठीक है, तो प्रेम्बल कहां से लाया? जब ये सवाल पूछते हैं तो बच्चे बोलते हैं सर प्रेम्बल लाया है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। कोई बच्चा बोलता है सर प्रेम्बल लाया है यूएसए से। दोनों बच्चे सही हैं अपनी अपनी जगह पे। एक्चुअली प्रेम्बल का वर्ड, कंसेप्ट, टाइटल यूएसए से लाया गया है, टाइटल नाम। लेकिन प्रीएम्बल में जो कंटेंट होगा वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लाया गया, हर एक बात नहीं, थोड़ा सा मॉडिफाई करके। नहीं तो यहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही डालते। प्रीएम्बल क्यों? क्योंकि मॉडिफाई और यूएसए की का प्रैक्टिस फॉलो किया यहां पे। ओके, समझ आ गया सर। और ये लास्ट में डाला गया था, कभी घबराना नहीं, लक्ष्मीकांत और बाकी बुक्स लिखती हैं प्रीएम्बल को लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। आप बोलते हो सर प्रीएम्बल तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या गलत है? लास्ट का मतलब कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इनको याद आया, अरे प्रीएम्बल को डालना है, फिर इन्होंने वो उसको पहले ही डाला, पहले ही पेज पे डाला, मान लिया। सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले कितने आर्टिकल थे, शेड्यूल कितने थे, पार्ट्स कितने थे, लेकिन आज कितने हैं वो मैं यहां पे बताऊंगा। फिर पहले कितने हैं यहां पे बताऊंगा मैं। देखिए आज कितने पार्ट्स है, इसमें आर्टिकल्स हैं और शेड्यूल्स हैं, देख लीजिए आप खुद ही। आज 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 104 अमेंडमेंट्स हुए हैं और हमको पढ़ने हैं। 102nd और 103rd 104th, लगभग कम से कम आपको ये पता होना चाहिए 103rd और 104th अमेंडमेंट क्या है। उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक 2019 में हुआ और 104th तो 2020 में ही हुआ ना भाई। ओके,
समझना है इस बात को। और प्रियम्बल भी है। कोई आपको बोले क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, याद रखना प्रियम्बल, आर्टिकल, पार्ट्स, शेड्यूल्स, ये आपको याद रखना है बस। और ये मैं आपको बोल रहा हूं कि कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं यह अलग से पढ़ना है हमें। कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? 104। ओके, लास्ट वाला अमेंडमेंट कम से कम पढ़ना है। अब सर कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? दो दो मैंने बोला, अभी अभी दो दो आंसर आएंगे। दोनों आंसर अपनी अपनी जगह पे सही है। वैसे बना इस डेट पे, एनफोर्स हुआ इस डेट पे, बताऊंगा मैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। इनैक्ट बोलो, अडॉप्ट बोलो, फॉर्म बोलो, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार हुआ है? सर कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तैयार 26 नवंबर 1949 को। सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट पे तैयार हुआ तो फिर ये का कौन सा डेट है? याद रखना इस डेट पे तैयार हुआ एडॉप्शन, इनएक्टमेंट, फॉर्मेशन, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे या नेशनल लॉ डे। याद रखना 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशनल डे, नेशनल लॉ डे। इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, अच्छी तरह तैयार हुआ। लेकिन ये एक अच्छा डेट ढूंढना था कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। एक जबरदस्त डेट ढूंढना था जिस पे ये बोलते हाँ भाई आज से इस कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है, फोर्स में हुआ है, एनफोर्स हुआ है। तो वो डेट इन्होंने ढूंढा 26 जनवरी। 26 जनवरी को बोला जाता है एनफोर्समेंट डे 1950 का, या कमेंसमेंट डे, या डेट ऑफ इफेक्ट भी, इसको रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ। रीजन क्या है? बीच में 2 महीनों का गैप क्यों? याद रखना क्योंकि पूर्ण स्वराज डे 26 जनवरी को रखा गया था। 1930 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे मनाना था, और उसके बाद में 1931, 32, 33, 34 जब भी हर साल 26 जनवरी को बोला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कि यही है पूर्ण स्वराज डे, पूरी आजादी डे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। ये कब हुआ था? एक्चुअली लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 को। लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने बोला भाई आज से 26 जनवरी जब भी आएगा, 29 के बाद क्या आएगा? 1930 है ना, 1930। तो 26 जनवरी जब भी आएगा, जैसे कि 26 जनवरी 1930 आने वाला है, वो दिन मनाया जाएगा एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज डे। और ये एरो क्या सर आपने ऊपर लिखा है? ये एरो लिखा है ना यहाँ पे, एरो का मतलब है 26 जनवरी 1930 मनाया जाएगा एज पूर्ण स्वराज डे। एरो का मतलब है 31, 32, 1933 हर साल इन्होंने बोला कि ये 26 जनवरी मनाया जाएगा एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, पूर्ण स्वराज डे। इसी इंपॉर्टेंस देना, इसी डेट को 26 जनवरी को इंपॉर्टेंस देने के लिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए यही डेट बोला गया कि हाँ यही मुहूर्त ठीक है। मुहूर्त ढूंढते हैं ना, यही मुहूर्त ठीक है। 26 जनवरी 1950 को कमेंसमेंट इफेक्ट या रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, याद रखना। अब आपको मैं पहले यहां पे लाना चाहता हूं, बहुत ही इजी है। याद रखना जब कॉन्स्टिट्यूशन बना और कैसे बना, एक्चुअली ड्राफ्ट जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, जो ड्राफ्ट फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस ड्राफ्ट को साइन किया, पास किया गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन किया। कौन है भाई प्रेसिडेंट? डॉक्टर राजेंद्र नाथ, बोला ना ऊपर, प्रसाद। ओके, और 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने भी साइन किया। जब इस ड्राफ्ट को, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, पढ़ेंगे हम उसके बारे में, प्रेसिडेंट ने साइन किया इस डेट पे, और 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने भी साइन किया इस डेट पे। तो इस ड्राफ्ट को जब साइन किया गया तो यही ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना इस डेट पे, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये याद रखना कि इस डेट पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन एनफोर्स बाद में हुआ, लेकिन कुछ चीजें यहीं पे एनफोर्स हुई, कुछ चीजें यहीं पे फोर्स में आई, जैसे कि सिटीजनशिप, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 सिटीजनशिप के बारे में बात कर रहे थे ना। ओके, सिटीजनशिप, इलेक्शंस, पार्लियामेंट, प्रोविंशियल पार्लियामेंट, टेम्पोररी प्रोविजंस। देखो ना, टेम्पोररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजंस लिखे हैं। मुझे कोई नीचे कमेंट करके बोलेगा टेम्पोररी ट्रांजिएंट में क्या फर्क है। ओके,
अब देख लीजिए, ये चीजें उसी टाइम फोर्स में आए, इनके रिलेटेड आर्टिकल्स इसी डेट पे फोर्स में आए, एनफोर्स हुए। आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 और एक्स्ट्रा मैंने लास्ट में लिखा है, याद नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो इनएक्ट फॉर्मेशन के टाइम पे कुछ चीजें फोर्स में आए और बाकी रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया एनफोर्समेंट वाले डेट पे। एक होता है बनाना, दूसरा होता है फोर्स में लाना। फोर्स में लाना मतलब लागू करना, ओके, प्रैक्टिस में लाना, ओके। अब लास्ट में इतना जानना कि जब ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है, इस डेट पे जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करते थे, वो खत्म हो गए, रिपील हुए। इतना ही नहीं, इससे पहले इन्होंने काम किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था काम है, क्या किया था, प्राइवी काउंसिल एक्ट को एबॉलिश किया था। और प्राइवी काउंसिल एक्ट 1949 को एबॉलिश किया था। और ये एक्ट इन्होंने बोला हाँ ये एबॉलिश ही है, आगे ये एक्ट नहीं चलेगा, ये एबॉलिश ही है। देखो कभी कंफ्यूजन नहीं होना, इन्होंने बोला हाँ ये तो दोनों खत्म हो गए, लेकिन ये चलेगा आगे भी इंडिया में। क्या चलेगा? प्राइवी काउंसिल को जो एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया था, वही चलेगा। मतलब अब ये प्राइवी काउंसिल नहीं था, खत्म किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वही होगा, आगे भी ये खत्म ही है, चलेगा प्रोविजन, मतलब आगे भी ये खत्म ही है। एबॉलिशन इसका जो हुआ था वो आगे भी एबॉलिश ही है, ठीक है, ओके। मतलब ये पहले ही खत्म होता है, ये आगे भी है। प्राइवी काउंसिल क्या है? प्राइवी काउंसिल एक्चुअली एक कोर्ट मान लीजिए आप, ये सुनता था अपील्स फ्रॉम कोर्ट्स, कॉलोनीज जो ब्रिटिश की थी ना, जैसे कि जितनी भी कॉलोनीज ब्रिटिशर्स के अंडर थी, उन सब के अपील्स प्राइवी काउंसिल सुनता था। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑलरेडी खत्म किया था, और इस डेट पे रिपब्लिक डे पे बोला कि हाँ भाई ये खत्म ही है, एबॉलिशन सही है, एबॉलिशन सही है, जो एबॉलिशन लाया गया था वो सही है, इसका एबॉलिशन सही होना है, ओके। अब लास्ट में सुन लीजिए, आप यहां पे देख लीजिए। देखो जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसमें क्या क्या था? उसमें प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। लेकिन आज कितने हैं? ऊपर भी मैंने बोला प्रियम्बल वो आज भी है, लेकिन प्रियम्बल चेंज किया हुआ है, उसमें चेंजेस लाई गए। अमेंडमेंट एक हुआ, एक अमेंडमेंट आज तक हुआ है, 3 वर्ड्स आए हैं, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर और SSI, इंटेग्रिटी, हाँ SSI, सॉवरेन तो नहीं हो सकता, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड, ओके। देखो भाई मैं आप उसके बारे में समझाऊंगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। आज कितने आर्टिकल है, कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं आपके सामने, ओके। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट स्लाइड। टाइम कितना हुआ? ओके 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 ओके, देख लीजिए, ट्रिक का इंतजार आप कर रहे हो, मुझको पता है, मुझको पता है, बहुत ब्यूटीफुल ट्रिक है, देख लीजिए। सबसे पहले जब इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, तो क्या चेंजेस आई, क्या चेंजेस लाई गई? सबसे पहले आपको पता है कैबिनेट मिशन प्लान ने बोला 389 मेंबर्स होंगे, लेकिन उतने मेंबर्स नहीं थे। तो प्रिंसली स्टेट्स जो पहले नहीं आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और मुस्लिम लीग जो पहले नहीं रहे थे मेंबर, जिन्होंने बाइकआउट किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं आए थे, ग्रेजुअली उन्होंने ज्वाइन होना स्टार्ट किया। मुस्लिम लीग भी, प्रिंसली स्टेट्स भी। मैंने बोला ना प्रिंसली स्टेट्स कल कि वो फिल ही नहीं हुए थे। तो धीरे धीरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, एक्चुअली इंडिपेंडेंस के दौरान ही, वैसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंस के थोड़ा टाइम बाद ही आए थे, लेकिन आप ऐसे याद रखो, उतना डीप में मत जाओ। इंडिपेंडेंस के साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स और मुस्लिम लीग ज्वाइन होना स्टार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और जब पाकिस्तान अलग हुआ, मुस्लिम लीग, देखो मुस्लिम लीग ने विड्रा किया था और पाकिस्तान बनाया, लेकिन मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जब पाकिस्तान बना, अलग हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबरशिप हुई 299। ये मैंने कल भी सिखाया है। और 299 में से ब्रिटिश इंडिया के 229 थे, प्रिंसली स्टेट्स के 70 थे। बताया है मैंने, ब्रिटिश इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स, सब कुछ मैंने आपको बताया कल, लेकिन वो लेक्चर देखो जिसने नहीं देखा। लेकिन यहीं पे अभी रहो, अभी ट्रिक का इंतजार करो। देखो सर, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ना, उसने 2 चीजें बोली। सबसे पहले याद रखना, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान ने लाया ना, कैबिनेट मिशन प्लान ने पता है क्या बोला था? बोला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सवेरियन नहीं है, कभी भी इसको कैबिनेट मिशन प्लान खत्म भी कर सकता है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यही बोला कि अब कुछ नहीं चलने वाला, अब हम सवेरियन हैं, आपका वो क्लास डिलीट करते हैं हम, जो आपने रखा था कि ब्रिटिश इसको खत्म कर सकता है। तो इन्होंने बोला, इन्होंने सबसे पहले उसी क्लास को डिलीट किया और ब्रिटिशर्स को बोला अब हम आजाद है, सवेरियन है। आपने क्या रखा था कि आप कुछ चेंज कर सकते हो, और कोई भी ब्रिटिश का ला
हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने किया काम, जबरदस्त काम। दूसरा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया, एक तो इनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट करती थी दो दो बॉडीज। एक बॉडी आपको पता है एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, लेकिन कानून कौन बनाएगा? जिस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उस दौरान ब्रिटिशर्स ने कानून नहीं बनाया, उससे पहले ब्रिटिशर्स कानून बना रहे थे। उस दौरान कौन बनाएगा ऑर्डिनरी लॉज कंट्री के लिए जो कि जरूरी होते हैं? यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज लेजिस्लेटिव बॉडी भी एक्ट कर रही थी। याद रखना, यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये ही बॉडी लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी जिसका काम था ऑर्डिनरी लॉज बनाना। और ऑर्डिनरी लॉज तो बनाना ठीक है, लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बोला जाता है फर्स्ट पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ बनाना। डोमिनियन लेजिस्लेचर, डोमिनियन वर्ड क्यों? कल मैंने लेक्चर में बोला डोमिनियन क्यों, क्योंकि अभी इंडिया डोमिनियन ही था आजादी तक, सॉरी आजादी नहीं, आजादी के बाद डोमिनियन हुआ, रिपब्लिक डे तक, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में इंडिया डोमिनियन रहा है। रिपब्लिक डे के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट रहा, इंडिपेंडेंट, सवेरियन, आजाद। डोमिनियन का मतलब होता है ब्रिटिशर्स के हाथ में अब भी था, बाकी चीजें इंटरनली इंडिया फ्री था, ये मैंने कल बोला है। अब याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेपरेट डेज के लिए मिलती थी फॉर लेजिस्लेटिव चीजें, और सेपरेट डेज के लिए मिलती थी एज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाना होगा तो अलग दिन मिलेगी, ऑर्डिनरी लॉज बनाने होंगे तो अलग दिन बनेगी। एक ही साथ ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, ठीक है। याद रखना, आपको पता है कौन है प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? सर अभी अभी आपने बोला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मगर कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह ये काम कर रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब राजेंद्र प्रसाद। लेकिन याद रखना, जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह काम कर रहा था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए, तब मावालंकर इसका प्रेसिडेंट था। याद रखना ये बात, मावालंकर इसका प्रेसिडेंट, राजेंद्र नाथ प्रसाद भी प्रेसिडेंट, अलग अलग डेज के लिए, ओके। अब अलग अलग कामों के लिए, ओके, समझ आ गया आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह जब एक काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन बना इस डेट पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बनना ये बंद हुआ। इस डेट पे 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बॉडी एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी खत्म हुई। लेकिन लेजिस्लेटिव बॉडी ये रही कब तक? ऑर्डिनरी लॉज इसने बनाए कब तक? जब तक पार्लियामेंट ना बना, जब तक इलेक्शन नहीं हुए, 17 अप्रैल 1952 तक, क्योंकि 1951-52 में इलेक्शन हुए ना। और पार्लियामेंट बना कब? मई में पार्लियामेंट बना, मई 1952 में पार्लियामेंट बना ना। और पार्लियामेंट का राज्यसभा लोकसभा बना, और प्रेसिडेंट भी, क्योंकि पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट। चलो ये बात बोलनी नहीं थी यहाँ पे, समझ आया ना आपको? जब तक पार्लियामेंट ना बना तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी एज लेजिस्लेटिव बॉडी, और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तक काम कर रही थी एज कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। सिंपल है, सिंपल है। अब आपको ट्रिक्स समझाऊंगा मैं। अब आप ये फैक्ट्स कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ट्रिक। आप सबको पता है कि ये जो काम है, इतना सारा काम एक साथ नहीं हो सकता, तो इसलिए कमिटीज बनाए गए। 8 थे मेजर कमिटीज, और भी बाकी सारी कमिटीज हैं। नीचे कमिटीज का नाम आप पढ़ लीजिए, 8 मेजर कमिटीज का नाम आप पढ़ लीजिए, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, बस आप खुद ही पढ़ लेना, और उनके याद रखना कौन चेयरमैन था। लेकिन ड्राफ्टिंग कमिटी सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है, और ड्राफ्टिंग कमिटी जो है, ठीक है, वो कब बनी? 29 अगस्त 1947 को। आजादी कब मिली? 15 अगस्त। 2 हफ्ते बाद, कितना आसान है, 2 हफ्ते बाद ही ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 2 वीक्स बाद। 7 मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के, उसमें से आपको पता है BR अंबेडकर तो हेड है, चेयरमैन है इस ड्राफ्टिंग कमेटी का। चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमेटी का? BR अंबेडकर, जो कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मैन ऑफ मॉडर्न मैन्यू भी इसको बोलते हैं। इसने मॉडर्न लाइन्स पे बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के, वो भी हम देखेंगे यहां पे। अब जो बाकी मेंबर्स हैं वो कभी कभी भूल जाते हैं। ट्रिक क्या है, याद रखना। गोपी एक लड़की है, कृष्णा एक लड़का है। गोपी कृष्णा, इनकी शादी हुई थी, ठीक है। गोपी लड़की, कृष्णा लड़का, शादी हुई थी, ठीक है। शादी के बाद इनका झगड़ा होता है, पता किस पे? आचार पे। आचार पे ये गोपी जो लड़की थी वो तंग आ गई,
उसने बोला अरे भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो चली गई साधु के पास। साधु के पास चली गई कि कोई तावीज वावीज दे दे, कुछ दे दे, ताकि ये जो कृष्णा मेरे साथ लड़ाई कर रहा है वो भी आचार पे वो बंद करे। कृष्णा के लिए तावीज लाने गई। तो सादुल्ला के पास जाते जाते बीच में इसको मुंशी मिला। आपने देखा होगा ना, मुंश जो होता है, मुंश दुकानों पे जो कि वो देता है ना, जो कि वो देता है राशन वाशन, मुंश बीच में मिला। और मुंश ने बोला अरे गोपी कहां जा रही हो? गोपी ने बोला ये जो कृष्णा है मेरे साथ रोज रोज लड़ाई कर रहा है, वो भी आचार पे। अब मैं जाऊंगी साधु के पास कुछ तावीज वावीज लाने। मुंशी ने बोला अरे भाई जब आचार दिया तभी लड़ाई की, आचार को मारो गोली, उसको दे दो महादाल। महादाल आपको पता है ना? ओके, महादाल उसको दे दो, आचार छोड़ो। यही है ट्रिक, यही है ट्रिक। अब गोपी के बदले याद रखना गोपाला स्वामी, कृष्णा के बदले याद रखना कृष्णा स्वामी, अंचार के बाद बदले याद रखना कृष्णमाचार्य। ओके, साधु के बदले याद रखना सादुल्ला, मुंशी तो के मुंशी ही है। महादाल के बदले याद रखना, अरे मैं भूल गया हूं यहां पे लिखना, महादेव, DEV, महादेव लिखना। ओके, महादेव EV लिखना। ओके, मैं यहां पे भूल गया लिखना, EV लिखना पेन से आप, महादेव। ओके, तो ये जो 7 मेंबर्स है जरा सुनाइए भाई। गोपी, उसका पति कृष्णा, गोपाला कृष्णा, और लड़ाई किस पे हुई? आचार पे। किसके पास जाएगी ये ताइज लाने? साधु के पास। बीच में कौन मिला? मुंशी मिला। मुंशी ने क्या बोला? आचार को मारो गोली, क्या दे दो उसको? ये जो आपका पति है कृष्णा, उसको दे दो महादाल। बस एक बार ये ट्रिक याद रही, फिर ये आसान है। यहाँ पे भी स्वामी लगाना, यहाँ पे भी स्वामी लगाना, यहाँ पे कृष्णा लगाना, ये क्या है, बाकी तो ठीक है, सादुल्ला महादेव यहाँ पे लिखना। ओके ओके, अब याद रखना ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, लेस देन 6 मंथ्स इन्होंने काम किया। 141 डेज के लिए ही इन्होंने ड्राफ्ट लाया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है भाई। बाकी कमिटीज को छोड़ो, ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब ड्राफ्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ये। अब कुछ और फैक्ट्स हम जान लेते हैं। देख लीजिए, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट हुआ? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, मतलब कि 15 अगस्त से पहले पहले। ठीक है, अच्छा, 24 जुलाई 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। लेकिन एक चीज भूल गया मैं यहां पे लिखना, 24 जनवरी 1950 को ही इसी डेट पे नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट होता है। यहां पे लिखना आप, नेशनल एंथम भी नेशनल सॉन्ग भी इसी डेट पे, सेम डेट है। अच्छा, अब मई 1949 में रेटिफाई करता है कॉमनवेल्थ मेंबरशिप। रेटिफाई मतलब होता है ऑफिशियली कंफर्म करना। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलती है कि इंडिया मेंबर है कॉमनवेल्थ का, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का। जब भी ब्रिटिशर्स किसी को कॉलोनी बनाते थे ना, तो उसको वो कॉमनवेल्थ का भी मेंबर रखते थे। तो इंडिया ने बोला चलो हम रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, तो ऑफिशियली कंफर्म कर लेते हैं कि चलो भाई मेंबरशिप है हमारी कॉमनवेल्थ की, इससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती हमारी सॉवरेनिटी पे, हम उसके मेंबर रहेंगे। रेटिफाई मतलब ऑफिशियली कंफर्म करना। 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र, इसी डेट पे नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, और इसी डेट पे राजेंद्र प्रसाद जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट फिर से बनता है। ठीक है, फिर से बनता है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा, वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये सेकंड प्रेसिडेंट था, लेकिन पहला परमानेंट प्रेसिडेंट था। अब मैं आपको ये बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 साल 11 मंथ और 18 डेज काम करती है। 11 सेशन होते हैं टोटल, और आपको मैंने बताया सेशन और मीटिंग में फर्क। 60 कंट्रीज ये घूमते हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, 60 कंट्रीज में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। 114 डेज टोटल ये मीटिंग करते हैं। सेशन 11, मीटिंग 114 डेज। 64 लाख खर्चा होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन याद रखना, मुझे बताओ, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ज्यादा डेज मीटिंग की है कि इसने ज्यादा डेज की मीटिंग? ड्राफ्टिंग कमेटी ज्यादा मिले हैं एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बातें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ये बातें हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। ओके, अब लास्ट में ये आपको समझ में आ गया। अब कमिटीज का नाम आपके सामने, और भी कुछ फैक्ट्स हैं वो हम कल जानेंगे, क्योंकि बियान राव है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, और भी कुछ फैक्ट्स हैं बहुत सारे। किसने डिजाइन दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, किसने इसको डिजाइनिंग दे दी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें वो हम कल देखेंगे। और कल हम क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 15 मिनट में, 10 मिनट में पढ़ लेंगे ये सारा कुछ, हम बहुत ही आसान है। और फिर कल ही हम क्वेश्चन करेंगे
लगभग 40, कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चन हम कर करेंगे। मैं देखूंगा इस टॉपिक पे आपको पूरी ग्रिप आ जाएगी। मुझे नहीं लगता इसके बाहर कोई सवाल आ सकता है। अब जो मेजर कमिटीज 8 है आपके सामने है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करूंगा, इसको देखिए। इसका चेयरमैन कौन है याद रख लीजिए साथ साथ, और तब तक मैं आपसे बातें भी करूंगा। देखो भाई, ये टॉपिक खत्म हुआ। कल हम इस पे अब लेक्चर आपको देंगे लास्ट वाला, जिसमें आप सीखने वाले हो क्या कि एमसीक्यूज हम करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रह गई इस मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर रहा है तो नीचे कमेंट कर लीजिए, मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सवाल को इंक्लूड करूंगा। अगर आपका सवाल है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा। ये था आज का लेक्चर। ओके बाय। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.